नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम बात करेंगे चेंजिंग इंडिया में, बदलते हुए भारत में। हमारे साथ मैम है जिनने बदलते हुए भारत को देखा है। मैम, आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या था आपकी? हर्षा उपाध्याय, रिटायर्ड BSNL, 73 years, और more than 20 years we are coming daily with my husband. He has already expired in Corona before 3 years, but still I have continued as per his wish. और एक कांकरिया आने से बहुत ही पूरा दिन की इतनी एनर्जी मिलती है, एक पावर कि पूरा दिन या क्या पूरा फेस हो पूरा हो जाता है। और अभी इंडिया चेंज के लिए आप बोल रहे हो, तो मैंने तो कई 52 का बर्थ है, तो कई 50 से ज़्यादा देखा है। तो जो वो इंडिया था और आज का इंडिया में बहुत जब नेहरू जी पहली बार वोट मांगने के लिए 52 में गए थे, तब मैम जन्म ले ली थी। तो ओ साहब भी बताया है कि वो भी उसी जमाने के हैं, 52 के हैं। ये नहीं, आप तो बड़े हैं सर। आप कितने के हैं? 70 ईयर्स। 70 ए आपका बर्थ कितना? 16/5/53। तो हाँ, तो आप छोटे हुए ना मैम तो छोटे हुए ना से। महिलाएं कहें कि उनकी एज कम है, समझ में आता है। आप कहें, आपने एक बड़ा बदलाव देखा है। आप BSNL में थी, मतलब उस टाइम पास आउट हुई होंगी जब स्कूलिंग बच्चों के लिए और ख़ासतौर से बच्चियों के लिए एक चैलेंजेस था। वो आपका टाइम कैसा? उस वक्त बच्चियों और लेडीज़ के लिए बाहर निकलना या कहीं भी जाना है तो वो बहुत ही। आप बेसिकली गुजरात से ही है? हाँ, प्रॉपर गुजराती में बोलूँ ना। हाँ। वो हमारा BSNL का बोलो तो इतना पूरा 8 घंटा नौकरी हो जाती थी, और इतना एक कॉल पास करने में पूरे कितने घंटे लग जाते थे। और आज अभी कोई तुरंत ही जैसे आपको इच्छा हुई और आप उनसे बात कर सकते हो। तो एक ये भी बदलाव है टेक्निकली। और बच्चे लेडीज़ सब में बहुत काफ़ी चेंज हो गया है। लेडीज़ भी बहुत बोल्ड हो गई है। पहले जो दब रही थी वो अभी अपने आप ही अंदर से जो उनका है वो निखार रही है। आप BSNL में थी इस, और अब आप रिटायर हो गई, इसलिए आपसे ये सवाल ज़्यादा जायज़ बनता है, क्योंकि अब तो आपको प्रोटोकॉल भी नहीं है। एक टाइम आया जब BSNL आया, टेलीकॉम इंडस्ट्री जी एक नई आई, उसके बाद BSNL सब्जेक्ट टू प्राउड हो गया था। एक फ़ोन जिसके घर में था वो VVIP हो गया। फ़ोन के लिए MP का रिकमेंडेशन लगता था, यदि मुझे याद है, और वो 3-3, 4-4 साल वेटिंग चलते। उसके बाद आज BSNL सब्जेक्ट टू सेम हो गया, उनके एम्प्लॉई के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। तो ये सफ़र हम कहाँ पीछे छूट गए? ये सब नई टेक्नोलॉजी हुई, जैसे जियो आया, ये सब आया, तो उसकी वजह से जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है वो अभी दब गई। सवाल टेक्नोलॉजी का तो इसलिए नहीं है कि जियो का अपना सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट तो हमारे भारत सरकार के हैं। भारत सरकार के सैटेलाइट से स्पेक्ट्रम लेके जियो सक्सेस हो जाता है, और जिसका स्पेक्ट्रम है वो आज भी 2G 3G में है। तो उसमें कहीं ना कहीं तो ऑपरेशनल फेलियर है। सही बात है, एक्सेप्टेड, यस। गवर्नमेंट कर सकती है पर नहीं करती, ऐसा लगता है। BSNL का जितना एम्प्लॉई है, जो BSNL का सैलरी है, क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक, जो उनकी कॉलोनीज हैं और जो BSNL की दशा है, वो देखिए तो एक लगता है कि राजा महाराजा हैं। दूरसंचार कॉलोनी में जाइए तो जो आलीशान कॉलोनी है, जिस जगह पे वो कॉलोनी है, लगता है कि दुनिया के सबसे कर्मठ लोगों को यहाँ होना चाहिए। और जब रिजल्ट देखते हैं तो
सेम तो सही बात आपने बताया। कभी एक्सचेंज के पास से निकलते हमें दुख होता है कि ये जगह कि जहाँ कितना एक मोर देन 100 पीपल वहाँ काम करते थे, उसकी जगह एक या दो आदमी से अभी चलता है। कई जगह तो लॉक लग गया है, लॉक लग गया है, तो बहुत दुख होता है। वो जो लाइनमैन थे जो कनेक्शन डालते थे, ज़मीन के वायर नीचे वायर डालते थे, पोल पे चढ़ के नया कनेक्शन आपको कनेक्ट करते थे। इतना खुशी होती थी किसी के घर आ रहा है फ़ोन, तो कि चलो भाई उसके घर फ़ोन आया। मुझे याद है जब पहली बार मेरे घर फ़ोन लगा था ना, तो उस पर इतना बड़ा ताला बंद होता था वो नंबर डायल के ऊपर, और उसको नीचे एक अच्छे से सकून में फ़ोन रखा जाता था, और घर में ऐसी जगह रखा जाता था कि मेहमान की नज़र पड़े कि सही बात है। और उस वक्त तो आप नहीं मानोगे, 1000 में जनरल कैटेगरी और 8000 फॉर ओवाईटी, मतलब आपको वो भी 1 महीना का वेटिंग के बाद मिल रहा था। उसमें भी कई लोग ऐसा ज़्यादा पैसा दे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो आपकी टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी डीसीसी होती है उसकी रिकमेंडेशन होती थी। सही बात है, सही बात है। बीएसएनएल का जो जीएम होता था उसको तो कलेक्टर सिफारिश करता था, भाई मेरा एक दोस्त है उसके यहाँ मैंने जीएम का रिसेप्शनिस्ट में भी काम किया। तो आपने तो उस पावर को एंजॉय किया है, उस रिकमेंडेशन को। इतना खाली साहब बोले कि सब आ जाओ, तो पूरा जैसे स्टाफ और मीटिंग में जो क्लास 1 ऑफिसर्स है वो भी सब आ जाते हैं विद इन 5 मिनट्स ऐसे। बीएसएनएल की जो एम्प्लॉय फेयरवेल पॉलिसीज थी वो बड़ी शानदार थी। बीएसएनएल के डिपार्टमेंट के अंदर उनके अपने कवि थे, वो कवि सम्मेलन कराते थे, कल्चर प्रोग्राम होते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती। अभी ऐसा लग रहा है कि सब सो गया। सब खो गया, खो गया, सो गया, छूट गया। लेकिन उसका दोषी कौन है? हु इज द गिल्टी फॉर दैट? गवर्नमेंट कर सकती थी, गवर्नमेंट कर सकती थी, नहीं किया, नहीं किया। कोई डिपार्टमेंट कैसे बर्बाद होता है यदि उसकी कहानी देखनी है तो वो बीएसएनएल की है। ये भारत सरकार का एक ऐसा उपक्रम था जिसके टेलीकॉम मिनिस्टर मतलब तब तो बीएसएनएल ही था, ले दे गए। इससे पहले पीएनटी था, एमटीएनएल हाँ, था, फिर लेकिन डीएमटी वो तो हुआ, छोटे छोटे और फिर जी हाँ कॉमन लोगों से जो जुड़ा फोन के तौर पे वो बीएसएनएल जुड़ा था, और टेलीकॉम मिनिस्टर बनना हैवी वेट मिनिस्ट्री, और टेलीकॉम डिपार्टमेंट में होना, यदि आप टेलीकॉम में हैं और आप लाइनमैन हैं तो भी आपके पड़ोसी आपको बड़ी इज्जत देते थे कि साहब एक फ़ोन करा दो ना, बिल कम करा दो ना, एक कॉल करा दो ना। या गलत बिल है तो उसको रिवाइज करना है, कुछ भी। सही 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 बात है, सही बात। तो आज वो डिपार्टमेंट अपनी पहचान खो दिया है। आपके पास कौन सा मोबाइल कनेक्शन है? अभी लैंडलाइन तो है, हमें फ्री देते हैं, हाँ वो तो डिपार्टमेंटल फ्री और है मेरे पास। अभी मोबाइल में मेरा भी जियो का है। ये वो कहानी है, बीएसएनएल का तो है, 2 है। वो तो डिपार्टमेंटल मिला होगा। नहीं नहीं, कार्ड भी है, कार्ड भी है। उसका पेमेंट भी करते हैं हम, हाँ, सिम कार्ड से पेमेंट। ये अच्छा है कि कम से कम डिपार्टमेंट का इतना कर्ज चुकाते हैं मैम कि लगे नहीं लगे, लेकिन ये 2 सिम ले रखा है और बात करने के लिए जियो है। जियो है, सही बात है, सही बात। आपने हमसे बात की, शुक्रिया। ये अच्छा लगता है जब कोई अपना ऐसा मिलता है जिसने एक ज़िंदगी जी हो, जो सिस्टम का हिस्सा रहा हो, जो वो लर्निंग देगा वो महसूस भी नहीं सीखा। उस वक्त इतनी रोटेशन ड्यूटी आती थी, रात को 12 बजे शुरू हुए, सुबह 7 बजे। मैंने ऑपरेटर में भी काम किया और क्लरिकल भी काम किया है। ट्रांसपोर्ट का बड़ा बीएसएनएल में इशू था। जीएम का मूड सनक गया तो ऐसी जगह भेज देता था जहाँ पानी हाँ, बाबला वो जब गुजरात में आ गया तो कहीं भी तुमको भेज देवे। इसीलिए साहब से तो वही बहुत ही। और कभी भी ऐसे आ गए हैं, जैसे मैं पहले रायपुर एक्शन में थी और साहब विजिट में आ गए तो सब ऐसा अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ पूरा शेर आ गया ऐसा लगता था। और साहब भी ऐसे थे। ये अच्छा है, आप अपने मेमोरीज को याद कीजिए। और मैम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये 52 की बन है और इतनी फीट है, जबकि इनका जो जॉब था वो ऑफिस जॉब था।
ऑफिस जॉब के बाद इतना फिट होना, बच्चे के साथ सब्जेक्ट टू 2 बच्चे थे, एक बेटा बेटी, दोनों को पढ़ाना, वो, वो, वो उसका उछेर, वो सब बहुत काफ़ी बहुत टफ था। और अभी तो भगवान की दया से पेंशन भी आ रहा है, अच्छा आ रहा है। हाँ, अभी तो आपकी पीढ़ी में पेंशन है, अब तो नई पीढ़ी सही हाँ, वो लास्ट वाले जो 2000 के बाद की जो रिक्रूटमेंट, उन लोगों को तो पेंशन भी नहीं है, पेंशन नहीं है, हमारे भगवान की दया से पेंशन तो भी। आपके यहाँ भी क्लास 4 में, क्लास 3 में कॉन्ट्रैक्ट बेस आ गया, फिक्स पे आ गया। सही बात है। सही बात है। साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जब मैम कह रही थी कि वो 52 की बर्न है, तो ये कन्हैया लाल जी भी कह रहे थे ये भी 52 के ही बर्न है, और ये कांग्रेस से काउंसलर थे। इनकी आइडेंटिटी इसलिए क्लियर कराऊं ताकि इनका जो ओपिनियन आए उसको एक फ्रेम सेट में आपको देखने में आसानी हो। अक्सर होता ये है कि हम एक पॉलिटिकल विंग के लोगों को सिविल सोसाइटी का मान के बात करते हैं, और उनका आइडियोलॉजी जो होता है वो एक अपनी पॉलिटिकल लाइन का होता है। वो अच्छा है, वो होना भी चाहिए। पार्टी के लिए निष्ठा जरूरी है, आइडियोलॉजी की निष्ठा जरूरी है, नहीं पता चलेगा रात में नेता भी दूसरी पार्टी में चला गया। गणपत भाई परमार है, आप बदलते हुए भारत को कैसे देखते हैं? बदलते हुए भारत में आज लोग बहुत बोल रहे हैं बड़ा विकास हो रहा है। विकास की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कुदरती प्रक्रिया है और उसमें लोगों का योगदान रहता है। जो गवर्नमेंट में आते हैं या जो प्रशासन में आते हैं उनकी BSNL की कहानी सुनी, वही बोलूँगा अभी मैं। उसकी सोच अगर देश के आम लोगों के लिए है तो वो अच्छा होता है। अगर इनकी सोच कैपिटलिस्ट है, इनकी सोच कम्युनिज्म की ओर है, तो ये अलग अलग तरीके से अपना प्रशासन चलाते हैं। अब जो आप बोल रहे हैं कि क्या फ़र्क दिखता है, तो अभी जो मैम गई BSNL के लिए बात किया, मैं जब काउंसलर बना वो टाइम मेरे घर पे फ़ोन नहीं था। फ़ोन लेने के लिए VIP रिकमेंडेशन कराना पड़ता था, लोगों से पत्र लिखाना पड़ता था, या तो सांसद है, हाँ, सांसद के पास अधिकार और था। तब आता था। टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट उसमें हजारों लाखों लोग ये इसमें अपनी जॉब भी करते थे, सेवा भी करते थे, और इसका बहुत बड़ा हिंदुस्तान में फ़ायदा लोगों को मिल रहा था। जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया, BSNL को गवर्नमेंट को जो सहाय करना चाहिए, इसमें जो भी गवर्नमेंट रही है, हर एक गवर्नमेंट का आपकी कुछ न भी कुछ- थी। बोलता हूँ मैं, हाँ। जो भी गवर्नमेंट रही है वो गवर्नमेंट की थोड़ी करते करते एक ऐसा माहौल आ गया कि गवर्नमेंट ने BSNL को फेंक दिया, और आज जियो, रिलायंस, ये वो, और पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है। आज अभी जो मैम ने बोला कि मैं भी पेंशन ले रही हूँ, आज BSNL में जो रिटायर्ड होते हैं या जिनको निकाल दिया जाता है, इनको पेंशन नहीं देते। वो अलग सिस्टम है, गवर्नमेंट के सिस्टम। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी सरकारी संस्थान जो बना हुआ है जब आज़ादी के बाद, उसको संभालना चाहिए, और उसके साथ प्राइवेटाइजेशन होता है, प्राइवेट संस्थान भी काम करती है, कि दोनों की कंपैरिजन में जो गवर्नमेंट का संस्थान है उसको थोड़ी मदद ज़्यादा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्यों कि वो गवर्नमेंट का पैसा है, उसमें गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के हिसाब से लोगों को अच्छी सहूलियत मिलती है, और गवर्नमेंट की चीज़ गवर्नमेंट की होती है। जब गवर्नमेंट की चीज़ के सामने अगर बाज़ार की कोई चीज़ आ जाती है और बाज़ार की चीज़ को गवर्नमेंट मदद करती है और अपने गवर्नमेंट के संस्थान को ख़त्म करते हैं, तो ये BSNL वाली हालत होती है। और ऐसे ही हर जगह होने वाला है, चाहे बैंक हो, चाहे भेल हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, या जो भी संस्थान है, ONGC है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम खानगीकरण की भी प्रक्रिया पूरे विश्व में चल रही है, और इससे हम बाहर नहीं भग सकते। मैं भी बोलता हूँ इससे बाहर भगना नहीं है, पर इनको इतनी सहूलियत दो, इतना इनको साथ दो कि गवर्नमेंट के जो बने बनाए जो ढांचा है वो ध्वस्त नहीं हो जाए। ये उस कांग्रेस के हैं जिस कांग्रेस ने उदारीकरण लाया। ये उस कांग्रेस के हैं जिस कांग्रेस की सरकार ने पहली बार प्राइवेट कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर में इनवाइट किया, 2G लाया, उसका ऑक्शन हुआ, 2G पे एक सरकार चली गई, स्कैम की बात आई, सुप्रीम कोर्ट से वो साबित नहीं हुआ, टेलीकॉम मिनिस्टर DS राजा जेल गए। लेकिन इनको अफसोस है इस बात का कि वो भी गलत था। ये अच्छी बात है यदि आप अपनी पार्टी की, अपनी पॉलिसी को
कंडेम कर सके पब्लिकली। जो आपने अभी डी राजा वाली बात किया, अगर ऐसा कोल कौभांड या जितने भी कौभांड की बात आई है ना, उसमें एक सिस्टम बनी थी कि कांग्रेस वाले इतने साल से शासन कर रहे हैं, अब इनको भगाओ। और भगाने के लिए जो लोग शासन प्रशासन में नहीं आए थे, वो लोगों ने एक रिंग बनाई। इसमें कितने लोग आके बैठ गए रामलीला मैदान पे, और मैदान पे बैठ के इन्होंने भ्रष्टाचार 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 करने की बात करी। बात चलो हम मानते हैं, कांग्रेसियों ने इतना साल शासन किया तो भ्रष्टाचार हो ही सकता है, हम ना नहीं बोलते हैं, हम कांग्रेस के होते हुए भी बोलते हैं। इसमें भी सड़ा हुआ आपको सस्पेंड कर देंगे भाई कोई साहब। बात नहीं। शक्ति भाई देख लीजिए। हाँ, मैं गणपत भाई परमार पूर्व कॉरपोरेटर बोल रहा हूँ। भ्रष्टाचार हर जगह आता है, हर संस्था में आता है, चाहे वो कोई भी संस्था हो। लेकिन इसमें जो बिगड़े हुए लोग आए और आने के बाद अगर सिस्टम बिगड़ती है तो जो प्रशासन में बैठे हैं उनकी फर्ज होती है कि बिगड़े हुए लोगों को। बालू भाई ये वीडियो देखेंगे, आपको नोटिस मेरे वही बोलना है, तो इनको साइड करना चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि टेलीकॉम मिनिस्टर पे कौभांड बहुत बड़ा किया, ये हिसाब से इनके ऊपर केस दर्ज हुआ। वो केस दर्ज होने के बाद टेलीकॉम मिनिस्टर आज कांग्रेस का टेलीकॉम मिनिस्टर बाय इज्जत बरी हो गया है। कोल कौभांड वाली जो बात आई, कोल मिनिस्टर बाय इज्जत बरी हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये गलत सिस्टम बना के, एक गलत रेशिया बना के जो लोगों ने भी ये किया था, वो देश का नुकसान किया है। कांग्रेस को ख़त्म करने निकलो वो अलग चीज़ है, लेकिन देश में गलत चीज़ करके अगर किसी को ख़त्म करना है तो उसके हम विरोधी हैं। ये इनका बड़ा खुला ओपिनियन है, इसके लिए ये अपना निलंबन झेलने के लिए भी तैयार है। हमारे साथ सर है, हम उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है, आपकी एज, आपका प्रोफेशन? मेरा नाम अर्जुन शाह है और मेरी उम्र 68 साल है। मैं बैंक ऑफ इंडिया मणिनगर से रिटायर हुआ हूँ। मेरी वाइफ कॉरपोरेशन बैंक से रिटायर है और मालिक की बहुत दया से शादी के 9 साल बाद मेरे यहाँ 2 जुड़वा लड़के हैं, मुकुंद और माधव। मुकुंद अमेरिका मैरीलैंड में है, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है। मेरा दूसरा लड़का माधव यहाँ मेरे साथ रहता है। जॉइंट फैमिली में हम एंजॉय करते हैं, हर रोज़ सुबह कांकरिया घूमने आते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, बैंकिंग की भी कहानी बीएसएनएल के भाई जैसी है। जो बैंकिंग सेक्टर में चेंज आए, एक बैंकर के तौर पे आप उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं बताऊं कि ये सब बात करने से पहले आज की बात का मेन टॉपिक क्या है? डेवलपिंग इंडिया के बारे में आप पूछना चाहते हैं? मैं चेंजिंग इंडिया पे बात। चेंजिंग इंडिया, तो उसके लिए मैं सबसे पहले बताऊं कि चेंजिंग इंडिया तो है ही है। ऐसे चेंज तो प्रकृति का स्वभाव ही है, चेंज हर जगह होता है। बदलाव नहीं होगा तो हम पहले बंदर थे, उसमें से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे मनुष्य हुए, सुधार हुआ, चेंज हुआ। तो चेंज तो होना ज़रूरी है, तो चेंजिंग इंडिया तो है ही है। लेकिन इंडिया में जो जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद में धीरे धीरे इंडिया में जो सुधार आ रहा है बहुत अच्छा है। और मैं पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ, कांग्रेस नहीं, पॉलिटिक्स में हमें बात हाँ, नहीं करनी। कांग्रेस और सबने अच्छा काम किया है, लेकिन मालिक की दया से कुदरत जब अपने आप कोई काम नहीं कर सकती है तो अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों को भेजती है। जैसे हर एक घर में उसने एक माँ को रखा है ताकि पॉलिसी पे बात कीजिए, फिलॉसफी पे नहीं। अच्छा, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट बैंकिंग इंडस्ट्रीज में हुआ उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पहले ऐसा होता था कि एक क्लास ही बैंक में आता था, अभी मास आता है, पूरा टोला। मतलब पहले जो लोग कमाते थे, अब पढ़े लिखे नहीं थे तो बैंक में अकाउंट नहीं था, अपने घर में पैसा रखते थे, वो पैसा फाजल होता था। तो सबका जनधन खाता खुल गया तो सबका पैसा बैंक में आ गया। उस दूसरा एक फ़ायदा बैंकिंग का चेंजिंग का बढ़िया, मैं बैंक रिटायर्ड स्टाफ के हिसाब से बता सकता हूँ कि पहले सेविंग्स बैंक में 10 तारीख से 30 तारीख तक पैसा रहे तभी ब्याज मिलता था। उसको ऐसा कर दिया डेली प्रोडक्ट्स, मतलब 31 तारीख को आप 1 लाख रुपया जमा करो, 1 तारीख को उठा लो, आपको एक दिन का 1 लाख का जो भी होगा रिस्पेक्टिव ब्याज मिल जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो पैसा हर एक के घर में पड़ा रहता था, 10 तारीख बाद लोग क्या करते थे, 3 लाख आया है, ब्याज नहीं मिलना है तो घर में रहने दो, वो पैसा बैंक में भरा तो बैंक के और इंडिया के डेवलपमेंट में वो पैसा काम आ रहा है। तो ऐसे थोड़े थोड़े पैसे मिलकर तो करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया इंडिया में बैंकों में, तो ये पैसा डेवलपमेंट में काम
आ रहा है। तो ऐसे बहुत, जैसे छोटे आदमी पहले बैंक में घुसना समझ नहीं सकता था, छोटा धंधा करता था, अब उनको भी लोन मिलती है, वो गर्व से बैंक में आ सकता है। छोटा पान के गल्ले वाला भी चाहे तो अपनी इंडस्ट्री बना सकता है। ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। और जो बड़े लोग हैं वो तो बड़े है ही है, उनको तो फ़ायदा है ही है। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। दूसरी बात, जो बैंकें मर्ज की बात करूं तो पहले पान के गल्ले की तरह कोई भी मणिनगर 4 रास्ता जाओ, 6 अलग अलग बैंकों की 6 ब्रांचें खड़ी है। अब बैंकिंग का पर्पस तो एक ही है, पैसा जमा करो, पैसा उठाओ और रूटीन काम करो। फिर 6 अलग अलग बैंकें रखकर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सब लॉस करने का कोई मतलब नहीं है। तो मर्जिंग किया तो इतना अच्छा हुआ कि ले आदमी के लिए, सामान्य आदमी के लिए तो कोई भी बैंक में जाओ, अपना पैसा रखो, सब नेशनलाइज बैंक है, सब ये है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया रिवॉल्यूशन है, प्रगति है। और इसी तरह मेकिंग ऑफ इंडिया की बात करें तो मैं तो सबसे पहले कहूँ कि सब अच्छे हैं, लेकिन जो मोदी साहब आए हैं वो तो भगवान की एक असीम कृपा है इंडिया ऊपर और दुनिया पर, मैं तो कहूँ तो। क्योंकि मोदी नाम का मीनिंग ही मैं ये समझता हूँ, मोदी माने मेकर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। इंडिया डेवलपिंग तो है ही है, कल मैं पीएम बनूंगा तो मैं भी कुछ तो डेवलप करूंगा, लेकिन मोदी साहब ने निस्वार्थ रूप से अपने अंगत अनुभव से और एक भी छुट्टी लिए बिना, इतने साल से उनकी खुद की माँ गुजर गई तो भी एक सिंपल प्रोसीजर करके तुरंत रिटर्न हो गए अपनी ड्यूटी पे। वो अपने आप को महान सेवक कहते हैं, मुख्य सेवक है, फिर भी अपने आप को छोटे से छोटा सेवक मानकर ऐसा ये करके वो इतना बढ़िया लाभ ले रहे हैं कि कोई बात ना पूछो। और आज देखो कि दुनिया भर में जो मोदी साहब चीफ मिनिस्टर को अमेरिका वीसा देने की मना कर रहा था, वो आज रेड कारपेट लगा के उसका रिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसा ही नहीं, वो मान रहा है कि कल इंडिया के बिना किसी को चलेगा नहीं। तो ये सब जो भी हमारी फैक्ट बनी है वो इसकी सबका साथ सबका विकास, तो बात यहाँ विकास पे आती है, कोई व्यक्तिवाद की बात नहीं है। कल जिसमें भी चाह है मोदी से भी अच्छा करके वोट लेके आगे आ जाए, मोदी से भी अच्छा काम करके दिखाए, हम उसको दंडवत करेंगे। और जब आप विकास की बात कर रहे हैं और हम कांकरिया की लेक खड़े हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो कांकरिया पुराना मैंने देखा है, मैं 40 साल से कांकरिया घूम रहा हूं, तो पुराना कांकरिया जो था और आज जो कांकरिया का माहौल है तो इतना बढ़िया है कि इसको मैं स्वर्ग कहूँ तो भी चले। और इससे बढ़िया बात कहूँ कि कांकरिया के लिए दुनिया में एक देखने लायक चीज बन गई है। कोई अहमदाबाद आएगा, कांकरिया नहीं देखा नहीं होगा, और सबका फायदा है, सबको बुजुर्ग आदमी भी विदाउट टेंशन बैठ सकता है, आनंद ले सकता है। तो ये तो एक बहुत छोटी बिगिनिंग की बात है। ऐसे कितने प्रोग्रेस, रिवर फ्रंट देखो, ये देखो, एक छोटी सोच, निस्वार्थ सोच कि ये करना है मुझे, तो सबका साथ सबका विकास। तो मैं तो जो भी अच्छा करेगा उसको सपोर्ट करूंगा और इंडिया इससे भी बढ़िया डेवलप हो। और मैं मेरे इष्ट देव श्रीनाथ जी बाबा को प्रार्थना करता हूं कि नरेंद्र मोदी, उसकी टीम और सब बहुत बढ़िया श्रद्धा विश्वास दे, भक्ति दे, उसको शक्ति दे कि इंडिया को सबसे दुनिया में पहला नंबर बनाए। और मैं तो और एक प्रार्थना करता हूँ कि उसका विरोध करने वाले को भी सद्बुद्धि दे कि सही बात का सपोर्ट करे, जो गलत है उसका विरोध करने के बजाय उससे अच्छा काम करके दिखाए, तो हम उनको भी चुन के लाएंगे। हमारा तो विकास की ही बात है। प्रणाम, आप सबका आभार। ये लंबा चौड़ा भाषण दिया, बीजेपी के नेताओं को भी इनसे सीखना चाहिए कि लंबा भाषण कैसे देते हैं, फैक्चुअल बात कैसे कहते हैं। साथ में इनने अपोजिशन को रखा। મહારાષ્ટ્રમાં સત્તા લઈ લીધી, શું થયું મને બતાવો. ચલો મહારાષ્ટ્ર, ચલો તમે અદાણીની વાત કરી, હું તમને કહું અદાણી કોંગ્રેસની, જ્યાં કોંગ્રેસની સરકાર છે, વોશિંગ મશીનમાં ચોખ્ખા થઈ ગયા. વોશિંગ મશીન બાજુ પર, જ્યાં કોંગ્રેસની, મને સાંભળશો, નાગરિક તરીકે ગદ્દારી કરો છો. બે રાજકારણીઓ બધા બદમાશ હોય છે. મોદી કોઈ ભગવાન નથી, એ ચોરનો અવતાર જ છે. જે દિવસ કોંગ્રેસ આવશે ને એ દિવસ એના બહાર વગાડી દેશે, ધ્યાન રાખજો. જો રાજકારણી ખોટા હતા તો બધા કોંગ્રેસિયા ગયા. નથી ગમતું, અત્યારે બધાના 12 વાગે છે એટલે નથી ગમતું. હું તમને કહું, સાંભળો, હવે મને પણ મને ચાઇના તમે જોયું, ચાઇના
ભારત કરતા 50 વર્ષ આગળ પણ મને તો સાંભળો, તમે અદાણીની વાત કરી, તમે અદાણીની વાત કરી, મને 1 મિનિટ તો સાંભળો. તો બોલો અદાણીને કેમ આપી દીધા? એનો અનુભવ ખરા? એરપોર્ટ કેમ આપ્યા? તો હું તમને એક વસ્તુ, એરપોર્ટ કેમ આપી દીધા અદાણીને? કોંગ્રેસની સરકાર છે, 70 વર્ષમાં કઈ તાકણીઓ નથી ઉત્પન્ન થતી. તમારે વાત જ નથી સાંભળવી. ચાઇના છે ને અંબાઈ ગયું ભાઈ, જ્યાં કોંગ્રેસની સરકાર છે, મુસ્લિમ સિવાય કોઈ હેસિયત જ નથી. તમે મુસલમાનની 20 કરોડની વસ્તીને કાઢી મૂકવાના છો? નહીં કાઢી શકો તમે. તમે સાંભળો તો ખરા મને ખાલી સાંભળો ને. તમે જો અદાણીની વાત કરતા હો કે અદાણીને ના, એમ નહીં, હું તો એક જ વસ્તુ, જ્યાં કોંગ્રેસની સરકાર છે ત્યાં પણ અદાણીને આપ્યા છે, એવું કશું નથી कि भाई न जा पाया हो, बस हाँ राजस्थान में दिया, हाँ दिया है, ऐसा कोई એટલે स्पेसिफिक नहीं है. हाँ कोई जगह ऐसी स्पेसिफिक होगा उसको एक्स्ट्रा दिया है. हाँ અને वो तो हाँ नहीं नहीं એટલે दूसरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है. अदानी भी देखो, हम तो छोटे आदमी है, हमको तो कुछ मालूम नहीं है. चलो हमको तो कुछ मालूम नहीं, हम तो छोटे आदमी है, हमको तो कुछ मालूम नहीं है, पूरी हिस्ट्री मालूम नहीं है, अंदर की हिस्ट्री क्या है वो तो हमको नहीं मालूम है. खाली हम डिबेट करेंगे, क्या करने का, हम बोलेंगे तो भी एक साइड से बोलेंगे, क्या अर्थ है. आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो भी डिस्कस हुआ ये व्यक्तिगत विचार है, ये सब अपनी जगह अपनी तरह सही है. डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल ओपिनियन होना चाहिए, लेकिन बातचीत का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है. यदि आप कोई बात कहते हैं तो सामने वाले की बात सुनिए. एक सिक्के की दो बाजू है, हर एक अपनी तरह सही है, ठीक है, अपना अपना. लेकिन एक बात है, जो भी देश को आगे ले जाता है, जो जिसको लगता है कि ये गलत करता है तो आप आगे आ जाओ, इससे भी अच्छा काम करो. किसी की लाइन कट करके अपनी लाइन बड़ी नहीं करने की, अपनी लाइन बड़ी करने के लिए अपने आप को खुद बड़ा करने का. साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे. की आलम मेरा नाम है मगर एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जब मोदी साहब आए, गुजरात के अंदर सीएम थे, उसके बाद पीएम बने, और हमारे गुजरात के अंदर पहले दंगे बहुत हुआ करते थे, हिंदू मुसलमान हो रहा करते. जहाँ भी देखो वहाँ पर कत्लेआम हो रहा था, कहीं भी जहाँ देखो वहाँ कोई भी इंसान धंधा नहीं कर पाता था और रोजी रोजगार नहीं रहता. जो भी हिंदू मुसलमान गए, जहाँ भी निकलता, कोई कुछ दो छुरी मार दी, उधर वो फंस गया, 2-4 हिंदू हो गए, 2-4 मुसलमान को परेशानी हो गई, तो वो क्या, वो सब बंद हो गया. और जितने गुंडे थे उनको सब जेलों में डाल दिया, और जितने भी गंदे थे, जुगा शराब ये वो सब बंद कर दिया. न कहना मतलब कि जो भी आज जो भी हो रहा है, जैसे भी, तो उन्होंने ये सब गंदगी दूर कर दी. आप समझे कि नहीं कि उन्होंने सब ये क्या है कि शांति जैसे पूर्वक कर दिया. अभी यहाँ पर देखो, आप गुजरात के अंदर 20 साल से आपने देखा है हिंदू मुसलमान, आप ये बताइए मुझे. नहीं आप हिंदू मुसलमान, अब 20 साल से आपने देखा यहाँ पे कोई जो कर्फ्यू लगा हुआ है कि भाई यहाँ पे ये इतना इंसान दवाखाने पड़ा हुआ और यहाँ पे इतने कत्लेआम हुए कि ये हुआ, अभी कुछ हो ही नहीं रहा ना. आलम साहब ने एक बड़ी अच्छी तस्वीर रखी है, वो फैक्चुअल भी है कि 2002 के बाद गुजरात में दंगे नहीं हुए, और कहीं हुए, छोटे मोटे हुए, किसी गांव में हुआ होगा, लेकिन बड़े पैमाने पे कोई ऐसी घटना नहीं हुई. और यदि आलम साहब इसको कह रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद इसका भुक्तभोगी है. ये जो दंगों की कीमत किसी शहर ने सबसे ज़्यादा चुकाई गुजरात में, तो उनमें से अहमदाबाद है. तो इनकी बात है, इनका अपना ओपिनियन है, वो जायज़ है. आगे कंटिन्यू. नहीं बस आप मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बस शुक्रिया. आप डर के बात करें? नहीं डर के बात मैंने जो बात है वो हकीकत में एक्चुअली जो बोला वो गलत कहाँ बोला है. चलो बताओ, 20 साल के बाद जो हुआ अभी तक हुआ ही नहीं, कोई दंगा ही नहीं हुआ, यूँ मेरा कहना मतलब है. और तो कुछ बोलने का नहीं ऐसी कोई बात नहीं. मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस का मैं नहीं बोल रहा. मैं आपको इतना कहना मतलब ऐसी ये अभी जो फिलहाल में नहीं लेवल पे नहीं जाना है. नहीं मैं अभी जो फिलहाल में जो नहीं मैं एक्चुअली जो हो रहा है अब वो अभी जैसे अब वो नहीं होना है, अब होना नहीं चाहिए और ना होएगा. यूँ दंगे कोई अच्छी बात नहीं है, वो ओलंपिक का अवार्ड नहीं है कि जितना ज़्यादा झोली में आए. ये नहीं हो तो अच्छा है, और यदि नहीं हुआ है तो उसके लिए किसी की क्रेडिबिलिटी बनती है तो बनती है, उसमें एप्रिसिएट करने में क्या है. लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ गुजरात में. आप ऑर्डर दे दिया उन्होंने, फांसी का बिल्कुल ऑर्डर दे दिया नरेंद्र साहब ने कि भाई तुम जो भी बलात्कार हो रही है उसको फांसी चढ़ा दो.
उन्होंने ऑर्डर दे ही दिया है, बोला उनको बोल ही दिया है पूरा हिंदुस्तान के अंदर के भाई जो भी बलात्कार करे उसको फांसी के तख्ते चढ़ा दो, तात्कालिक चढ़ा दो। उन्होंने ऑर्डर दे ही दिया मोदी साहब ने भी। नहीं, हमारे यहाँ तो सजा का जो प्रावधान है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाना होता है और एक लंबी प्रक्रिया है। तो ऑर्डर ये दुबई और वो कंट्रीज नहीं है जहाँ पे तुरंत फांसी दे दे। जी जी सही बात है आपकी, मगर कहना मतलब आज ऑर्डर तो दे ही दिया ना, जो आज उनको भी ऐसा लगेगा एक आधे को देंगे फांसी, तो जितने जो बलात्कार होने वाले वो एकदम रुक जाएंगे ना। बलात्कार पे फांसी तो निर्भया के बाद, बलात्कार की सजा तो फांसी है ना, फिर वो मौत ही है ना सीधे सीधे, उसमें तो इंसान को जेल में रहना नहीं है कि छूट जाना नहीं है कोई। काकैया का माहौल ही कुछ ऐसा है कि यहाँ कल भी एक गर्मा गर्म बहस हो गई थी, आज भी हुई। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि बोलने की आज़ादी पे सवाल उठे, कम से कम काकैया कहता है नहीं, लोग बोले अपना ओपिनियन दे, तरीके पे सवाल हो सकता है, उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जिसके भी समर्थक हैं मजबूती से हैं। लेकिन जब आप किसी के समर्थक हो जाते हैं तो आपका ओपिनियन इंडिविजुअल नहीं रहता, बायस्ड हो जाता है। इस मामले में भी ऐसे ही हुआ। आपको ये शो कैसा लगा आप हमें बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।